हेलो दोस्तों, यह लेक्चर नंबर 10 जहाँ पे हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के यूनिट्स के बारे में। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज में कौन से टाइप की स्टोरेज यूनिट होती है। जैसे कि मैंने आपको जब हमारा लेक्चर नंबर 8 था बेसिक कंसेप्ट्स, अगर वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स के साइजेस होती है। जैसे कि इंट डेटा टाइप का जो साइज़ है, वो इंट डेटा टाइप का साइज़ होता है 4 बाइट। ठीक है, तो ये बाइट क्या है, ये यूनिट है। तो हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि ये जो यूनिट है मतलब स्टोरेज को मेजर करने की जो यूनिट है वो कौन से प्रकार की यूनिट होती है, तो हम वो देख सीखेंगे आज। तो जैसे कि लास्ट यानी कि लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे कैर जो हमारा डेटा टाइप है उसकी 1 बाइट होती है, इंट की 4 बाइट्स होती है ना, लॉन्ग की 8 बाइट्स, अनसाइन इंट की 4 बाइट्स, फ्लोट की 4 बाइट्स। तो ये क्या है, डेटा टाइप के साइज़ है, स्टोरेज साइज़। यानी कि इंट जो डेटा टाइप है इसकी 4 बाइट है, और इस 4 बाइट का मतलब इंट का जो डेटा टाइप है हमारा, इसकी साइज़ क्या है, 4 बाइट्स है, और ये इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी है, इतनी रेंज में ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो हम क्या सीखेंगे, हम अभी ये सीखेंगे कि ये जो बाइट है, ये बाइट क्या है, ये मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। तो ये बाइट मेजरमेंट करने का यूनिट कैसे आया, हम वो देखते हैं कि ये बाइट कैसे बना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले आता है बिट। ठीक है, सबसे पहले आता है बिट। पर बिट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर 01 की भाषा क्यों समझता है ना। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो हमारा जो कंप्यूटर है, अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे या यूट्यूब पर भी आप देखोगे, तो हर कोई ये कहता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, उसे दूसरी भाषा नहीं आती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझ में आती है? तो इसका एक रीज़न है। तो रीज़न ये है कि जब कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, यानी कि इंटरनली जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, तो वो वर्क करता है ऑन या ऑफ की स्टेज पे। ठीक है, उसकी स्टेट होती है ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। मान लीजिए जैसे कि ये एक सर्किट है, ये सर्किट नंबर 1 और ये सर्किट नंबर 2, और ये हमारा है प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। अब जैसे कि इसने इनपुट दिया, ठीक है, इसने कुछ इनपुट दिया सीपीयू को। तो इसने इनपुट दिया मतलब ये क्या हो गया, सर्किट हमारा ऑन हो गया। तो ये ऑन हो गया, तो मैं ऑन को कैसे दर्शाऊंगा, मैं ऑन को 1 से दर्शाऊंगा और ऑफ को 0 से। तो ये हो गया 1, यानी कि ये ऑन हो गया। तो ये ऑन हो गया, तो इसने कुछ इनपुट दिया और सीपीयू ने कुछ आउटपुट निकाला। ठीक उसी तरह, ठीक है, ठीक उसी तरह ये जो हमारा सेकंड नंबर का सर्किट है, इस सेकंड नंबर के सर्किट ने भी कुछ इनपुट दिया और सीपीयू ने कुछ आउटपुट निकाला। तो अब सेकंड नंबर का जो सर्किट है, इसने इनपुट दिया मतलब ये क्या हो गया, ये ऑन हो गया और हमारा फर्स्ट सर्किट ऑफ हो गया। तो 1 और 0 क्या डिनोट करते हैं, 1 और 0 ऑन और ऑफ की स्टेज डिनोट करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर भी इंटरनली ऐसे ही काम करता है। तो जब कोई सर्किट ऑन होता है तो हम उसे 1 कहते हैं, और जब कोई सर्किट ऑफ होता है तो हम उसे 0 कहते हैं। अब जब एक कंप्यूटर ऑन और ऑफ की स्टेज पर ही चलता है, तो हमने इस ऑन और ऑफ को क्या डिनोट किया, 1 और 0 से डिनोट किया। ठीक है, तो ये 1 और 0 एक्चुअल में कंप्यूटर में कहीं प्रेजेंट नहीं है। ये 1 और 0 ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, ताकि हम इंसान इसे समझ पाए। ठीक है, इस पे
ये हम ये समझ पाए, इसीलिए हमने 1 और 0 की मतलब 1 और 0 से हमने ऑन और ऑफ को डिनोट किया है। अगर मान लो, अगर ये कोई एक सर्किट है और ये सर्किट कब ऑन होता है, ये सर्किट ऑन होता है, ये सर्किट ऑन होता है जब इसमें 5 वोल्ट इनपुट होते हैं। और ये सर्किट कब ऑफ होता है, ये सर्किट ऑफ तब होता है जब इसमें 0 वोल्ट का इनपुट होता है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं होता। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 5 वोल्ट यानी मैं ऑन को डिनोट कर रहा हूँ और 0 वोल्ट यानी मैं ऑफ को डिनोट कर रहा हूँ। तो ये सर्किट कब ऑन होगा, जब इसको 5 वोल्ट इनपुट मिलेंगे, है ना। और ये कब ऑफ होगा, जब इसको 0 वोल्ट का इनपुट मिलेगा, यानी कि करंट ही नहीं मिलेगा। तो जब इसको करंट मिलेगा तब ये सर्किट हमारा ऑन होगा, यानी कि वर्केबल होगा, और करंट नहीं मिलेगा तो ऑफ होगा। तो मैं 0 1 की बजाय 5 वोल्ट और 0 भी तो डिनोट कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो अलग अलग कंडीशन पे हम अलग अलग डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक सर्किट बनाया जहाँ पे मुझे करंट देना है और नहीं देना है ना, तो मैं 5 वोल्ट और 0 वोल्ट से भी ऑन और ऑफ की कंडीशन में डिनोट कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम हम ऑन और ऑफ की जो स्टेज होती है वो कंप्यूटर के मुताबिक हम 1 और 0 में डिनोट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। अब बाइनरी मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब दो, दो मतलब एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा, यानी कि डिजिट, 2 डिजिट। बाइनरी मतलब 2 डिजिट। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट ही प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो इसीलिए कंप्यूटर इंटरनली वर्क करता है ऑन और ऑफ की कंडीशन में, और ऑन और ऑफ की कंडीशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे सहूलियत के हिसाब से, तो हम इसे 1 और 0 कहेंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि 1 और 0 कंप्यूटर को समझ में आते हैं। अगर आप एक्चुअल में देखो तो 1 और 0 जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी डिजिटल वेव बनती है ना, डिजिटल वेव बनती है। तो इस स्टेज को क्या कहूँगा मैं, 1 कहूँगा, और इस स्टेज को क्या कहूँगा मैं, 0 कहूँगा, है ना। तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊँगा तो देखो, इस स्टेज को मैं 1 कहूँगा और इस स्टेज को मैं 0 कहूँगा, इस स्टेज को 1 कहूँगा, इस स्टेज को 0 कहूँगा, इस स्टेज को 1 और इस स्टेज को 0, यहाँ पे 0। तो 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो, है ना। 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर 1 और 0 ऑन ऑफ नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पर 1 और 0 हाई और लो दर्शा रहा है। और तो इसी तरह से हम 1 और 0, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये हमारे सहूलियत के हिसाब से है। तो कंप्यूटर में भी हम अपने सहूलियत के हिसाब से ऑन और ऑफ की स्टेट को दर्शाते हैं, है ना। ऑन और ऑफ की स्टेट को दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, 0 और 1 से। तो अभी हमने ये सीख लिया कि कंप्यूटर क्यों बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑन और ऑफ की स्टेट बताता है। तब ये ऑन और ऑफ की स्टेट 0 और 1 से डिनोट होती है, और ठीक है। तो 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब देखो, अब जब बात आती है साइज की, अब बात आती है साइज की, तो साइज की जब बात आती है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 500 ग्राम की एक चीज़ है, मेरे पास 500 ग्राम की एक चीज़ है। तो ये ग्राम क्या हो गया मेरा, ये ग्राम मेरा हो गया यूनिट। और ये यूनिट क्या करता है, यूनिट मेजर करता है, किसको मेजर करता है, ये यूनिट मास को मेजर करता है ना। ये यूनिट मेजर करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैं लिखूंगा वाटर, वाटर को मैं ग्राम में मेजर नहीं करूंगा, वाटर को मैं लीटर में मेजर करूंगा। तो ये मेरा मेजरिंग यूनिट हो गया। मैं डिस्टेंस को मैं किलोमीटर, है ना, मिलीमीटर या फिर मीटर में, इसमें कवर करूंगा। तो तो हर एक अलग अलग काम के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट होती है। तो ठीक उसी तरह साइज को
साइज़ को डिनोट करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए हम हमारे पास कुछ यूनिट है, जैसे कि बिट, बाइट, है ना, एक हो गया हमारा निबल, वर्ड। तो इस तरह के हमारे पास कुछ यूनिट है। तो ये यूनिट क्या दर्शाते हैं? ये यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी को दर्शाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हमने ये यूनिट बनाए हैं। तो जिस तरह हम वाटर को, या फिर अगर मैं मार्केट से कुछ सामान लाने जाऊँ तो मैं उसको ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरह से, तो हर एक काम के लिए मेरे पास अलग अलग यूनिट है। तो ठीक कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी मेरे पास यूनिट है। तो वो यूनिट क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा यूनिट है बिट। अब ये बिट क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो बिट में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना। मैंने क्या कहा? बिट क्या है? यूनिट है। और बिट जो हमारा यूनिट है वो यूनिट किस तरह का है? वो यूनिट है स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने का एक यूनिट है। तो बिट एक स्टोरेज कैपेसिटी को ही मेजर करने का यूनिट है। तो बिट में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? तो बिट में सिर्फ एक नंबर से स्टोर हो सकता है। एक तो ज़ीरो स्टोर होगा या फिर वन स्टोर होगा, है ना। बिट में क्या स्टोर हो सकता है? बिट में सिर्फ एक तो ज़ीरो स्टोर होगा या फिर वन स्टोर होगा। आप ऐसा समझिए, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, और ये बॉक्स को मैं कहता हूँ बिट। ठीक है, बॉक्स को मैं कहता हूँ बिट। तो इस बॉक्स में एक तो ज़ीरो स्टोर होगा, या फिर इसमें वन स्टोर होगा। क्योंकि बिट जो है ना वो एक ही डिजिट को स्टोर करने की कैपेसिटी हमें देती है। उसके बाद निबल। ठीक है, उसके बाद आता है निबल। निबल में हम 4 बिट को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कैपेसिटी है, ठीक है, बड़ा मेरे पास ये है, बॉक्स है। तो ये क्या है मेरे पास? एक कंटेनर मान लीजिए। तो इसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ 4 बिट। मान लीजिए मैं 0 1 1 0 ऐसा कुछ स्टोर करता हूँ। तो जब ये 4 डिजिट, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 बिट को अगर मैं स्टोर करूँ तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एक निबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मेरा निबल। अगर मैं 4 बिट को एक साथ स्टोर करूँ तो ये हो जाएगा मेरा निबल। ठीक उसी तरह अगर मैं 8 बिट को, जैसे कि 0 1 0 1, ये मेरे 4 बिट हो गए। फिर से मैं 0 0 1 1, ये मेरे 4 बिट हो गए। तो अगर 8 बिट को अगर मैं एक साथ एक कंटेनर में रख दूं, तो इस 8 बिट को स्टोर कौन कर सकता है? 8 बिट को स्टोर कर सकता है बाइट। तो जब 8 बिट एक साथ दिखेंगे तो मैं क्या कहूँगा? ये बाइट कहूँगा। ठीक उसी तरह जैसे मेरे पास 500 ग्राम और 500 ग्राम है, अगर इनको मैं प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को मैं क्या कहूँगा? मैं 1000 ग्राम को 1 kg भी कह सकता हूँ, है ना। तो एक लिमिट के बाद हम अपना यूनिट भी चेंज करते हैं। एक यूनिट के बाद हम अपना यूनिट भी चेंज करते हैं। तो वैसे ही जब हम बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये एक बिट होगा, 1 लिखूंगा तो ये दूसरा बिट होगा, फिर से 0 लिखूंगा तो ये एक तीसरा बिट होगा, फिर से अगर मैंने समझो 0 लिखा तो ये चौथा बिट होगा। तो जैसे ही मैं लिमिट तक पहुंच जाता हूँ, जैसे मेरे 4 बिट कंप्लीट होते हैं और 4 बिट मिलकर एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो मैं उसे निबल कहूँगा। ठीक वैसे ही और एक निबल आ जाए और ये 2 निबल बनकर एक इंफॉर्मेशन अगर बनाते हैं तो मैं इसे बाइट कहूँगा। तो जैसे जिस प्रकार 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलकर 1000 ग्राम हो गए, और 1000 ग्राम को मैं 1 kg भी कह सकता हूँ। तो एक लिमिट के बाद मैंने अपना यूनिटी चेंज कर दिया। तो उसी प्रकार हम यूनिटी चेंज कर देते हैं। तो बिट में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी, 0 या फिर 1, हम उसे बिट कहेंगे। अगर 4 बिट एक साथ जुड़ते हैं तो हम उसे निबल कहेंगे। अगर 8 बिट एक साथ जुड़ते हैं, या फिर हम कहें 2 निबल एक साथ जुड़ते हैं, तो हम उसे बाइट कहेंगे।
उसी प्रकार अगर 16 बिट एक साथ जुड़ते हैं 1 बाय 1, अगर 16 बिट 16 बिट अगर 1 बाय 1 एक मतलब एक साथ जुड़ते हैं तो हम उसे वर्ड कहेंगे, और 32 बिट एक साथ जुड़ते हैं तो हम उसे डबल वर्ड कहेंगे। तो ये मान लीजिए आप एक यूनिट है जिससे हम स्टोरेज कैपेसिटी को गिनते हैं। तो इंट, अगर मैं बात करूँ इंटीजर डेटा टाइप की, तो इंटीजर डेटा टाइप कितने साइज का है? ये 4 बाइट्स का है। तो बाइट्स हमारी क्या है? बाइट्स हमारी एक यूनिट है। तो 4 बाइट्स मतलब 8 बिट का एक बाइट होता है, तो 8 इंटू 4 यानी कि 32 बिट्स। अगर मैं 32 बिट्स एक कंटेनर में डाल दूं तो मैं उसे बाइट वो हो जाएगा मेरा 4 बाइट। ठीक है, अगर मैं 32 बिट एक बॉक्स में, अगर यहाँ पर मैं 32 बिट लिखूँ, है ना, ऐसा 32 बिट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और मेरा 32 बिट एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं तो मैं उसे बाइट कहूँगा। तो ये तो हो गया हमारे यूनिट के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे के बी, एम बी, जी बी इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इनका कोई काम ही नहीं है। ये भी एक यूनिट है, के बी, एम बी, जी बी, ये भी एक यूनिट है, ये भी एक स्टोरेज यूनिट है। तो ये स्टोरेज यूनिट कब आते हैं? ये स्टोरेज यूनिट इनके बाद आते हैं, है ना, डबल वर्ड के बाद ये यूनिट आते हैं। लेकिन इतना लंबा हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारा काम बस बिट और बाइट ये सीखना था। निबल और वर्ड, डबल वर्ड इनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारा काम बीट और बाइट तक ही है। तो के बी, एम बी, जी बी ये हम नहीं सीखेंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो हमने देख लिया यूनिट। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम हम उसे कहते हैं, यानी कि संख्या, जब हम किसी संख्या को लिखते हैं, जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उस लिखे जाने वाले नंबर को, मतलब उस हम जब नंबर को लिखते हैं तो उस लिखने के तरीके को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर 125, तो 125 ये जो ये मैंने 125, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। अगर मैंने लिखा बाइनरी, अगर मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखना है तो मैं सिर्फ 0 और 1 लिखूंगा। तो 0 और 1 मेरा लिखना, 0 और 1 मेरा लिखना, और ये मेरा जो लिखने का तरीका है, मतलब 0 1 1 0, इसके आगे मैं कुछ बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 0 और 1 0 और 1 नहीं लिख रहा हूँ। तो ये जो मेरा लिखने का तरीका है, ये लिखने के तरीके को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास टोटल होते हैं हमारे पास टोटल होते हैं 4 नंबर सिस्टम: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, है ना। जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक होता है। जैसे कि मैंने लिखा 125, तो ये जो मेरा नंबर 1 है, ये मेरा 1 है, वो 1 0 से 9 में आता है। ये 2 भी मेरा 0 से 9 में आता है, 5 भी मेरा 0 से 9 में आता है। तो ये मेरा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जो अभी अभी हमने देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, एक तो 0 होता है या फिर 1 होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, तो हम उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक ही नंबर होते हैं। अगर मैंने लिखा 872, तो ये जो 8 है, वो 8 जो नंबर है, वो 8 नंबर 0 to 7 के रेंज में नहीं आता है, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं हुआ। भले ही ये 7 और 2 आए, पर ये 8 तो नहीं आता ना। तो 8 नहीं आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब मान लीजिए मैंने लिखा 125। अब ये 125 डेसिमल नंबर सिस्टम में भी आता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी आता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो जब हम लिखते हैं ना, तो जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो हम उसे ब्रैकेट में नीचे यानी कि बेस में हम उसको 8 लिखते हैं, तो ये मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 तो ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो जब आप किसी एग्ज़ाम में जाओ, आप कॉलेज एग्ज़ाम या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे आपने किसी एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा
कि मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में 125 लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में 125 लिखोगे और यहाँ पर बेस में 8 दोगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, और जो 10 से लेकर 15 तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से लेकर 9 तक हम जैसे डेसिमल में लिखते थे वैसे ही हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, लेकिन 10 लिखते वक्त मैं 10 नहीं लिखूंगा। 10 लिखते वक्त मैं 10 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए, ठीक है। ए, ये जो ए है, ये ए मेरा 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैं लिखूंगा बी जो मेरा 11 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14 और एफ मतलब 15। तो अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं एक ए लिखूंगा, अगर मुझे 11 लिखना है तो मैं बी लिखूंगा, अगर मुझे 12 लिखना है तो सी लिखूंगा, 13 लिखना है तो डी लिखूंगा, एंड सो ऑन। इस तरह से मैं हेक्साडेसिमल सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नंबर सिस्टम। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि स्टोरेज साइज को हम मेजर करते हैं यूनिट में, और वो यूनिट हमारा है बाइट, वर्ड, बीट, है ना। तो हमारे यूनिट हो जाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि नंबर सिस्टम हमारे सी मतलब कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम कितने हैं, नंबर सिस्टम है 4, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन या फिर प्रॉपर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एक नया वीडियो मैं आपके लिए अपलोड भी करूंगा, ठीक है। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है। वो नई टर्मिनोलॉजी क्या है, वो है डेटा रेंज। भाई ये डेटा रेंज क्या है, तो अब हम ये समझते हैं कि डेटा रेंज क्या है और वो ये कैसे डिज़ाइन हुआ। तो अगर लास्ट लेक्चर की मैं बात करूँ, यानी कि लेक्चर नंबर 8 की, तो मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में तो बता दिया था, और उनके साइज़ के बारे में भी बता दिया था कि हर एक डेटा टाइप कितने साइज़ का होता है, और जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इंट की है 4 बाइट, तो मैं इतने नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन लॉन्ग की है 8 बाइट, तो वो इतने नंबर को स्टोर कर सकता है। तो डेटा का साइज़ बड़ा, मतलब डेटा टाइप का साइज़ बड़ा, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी। तो मैंने इसीलिए मैंने आपको यूनिट के बारे में पढ़ाया था कि ये 4 क्या है, हमारी स्टोरेज है, और इस स्टोरेज की यूनिट क्या है, बाइट है। यानी कि इस स्टोरेज को हम किस किस में मेजर कर रहे हैं, बाइट के यूनिट में मेजर कर रहे हैं। तो लॉन्ग का स्टोरेज साइज क्या हो गया, 8 बाइट्स, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं 2 लीटर वाटर, तो दो क्या हो गया हमारा, साइज हो गया, है ना। 2 लीटर हमारा साइज हो गया, लीटर क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया। तो इस तरह से, तो हमने डेटा टाइप भी मैंने आपको समझाया था, और स्टोरेज साइज भी समझाया था। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, वैल्यू रेंज। तो लेक्चर नंबर 8 में मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया था वैल्यू रेंज के बारे में, और लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा था प्रिंटफ वाला, जो एक ये था लेक्चर था, तो प्रिंटफ वाले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया नहीं था वैल्यू रेंज के बारे में। तो इस लेक्चर में मैं आपको वैल्यू रेंज के बारे में भी समझाने वाला हूँ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक पढ़ा, क्योंकि अगर वो हम नहीं पढ़ते तो हमें वैल्यू रेंज समझ में नहीं आती थी। तो हम स्टार्ट करते वैल्यू रेंज को पढ़ना, तो हम स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल लेंगे हम इंटीजर डेटा टाइप का। तो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है। कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है। पर इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स का ही क्यू होता है, ठीक है। और लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो 8 बाइट्स का ही क्यू होता है। शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है वो 2 बाइट्स का ही क्यू होता है। पहले हमें इसको समझना होगा, तो चलिए हम अभी इसको समझते हैं। तो
डेटा टाइप का जो साइज़ है, आप अगर इंटरनेट पर भी सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पर भी सर्च करोगे, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि डेटा टाइप का साइज़ उस सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से ही डिज़ाइन होता है। और मैंने भी लेक्चर नंबर 8 में वैसा ही बोला है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, पर ये पूरी सच बात नहीं है। एक्चुअली आर्किटेक्चर पर डेटा टाइप का साइज़ डिपेंड नहीं होता है। मतलब कुछ हद तक होता है, पर ये पूरा सच नहीं है। तो फिर एक्चुअल सही क्या है ना? एक्चुअल में डेटा टाइप का साइज़ कौन डिफाइन करता है? तो अगर हम देखा जाए तो डेटा टाइप का साइज़ जो है ना, वो कंपाइलर कंपाइलर पर डिपेंड करता है। डेटा टाइप का साइज़ कंपाइलर पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है वो हम अभी देखेंगे। तो देखो, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, प्लेटफॉर्म मतलब अगर मैं 32 बिट आर्किटेक्चर पे आर्क आप ऐसा समझिए कि अगर मैंने 32 बिट विंडोज़ इंस्टॉल किया है, तो 32 बिट विंडोज़ मैंने मेरे सिस्टम में इंस्टॉल किया है, तो उसमें इंट की साइज़ कितनी होगी? 4 बाइट्स होगी। लॉन्ग की साइज़ भी 4 बाइट्स होगी और लॉन्ग लॉन्ग की साइज़ 8 बाइट्स होगी। फिर अगर मैं 64 बिट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैंने मेरे लैपटॉप में या फिर मेरे कंप्यूटर में 64 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो मेरा इंट की साइज़ 4 बाइट होगी, लॉन्ग की साइज़ भी 4 बाइट होगी। अगर मैंने 64 बिट का विंडोज़ इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर 4 बाइट्स मेरी इंट की साइज़ है, पर मेरे लॉन्ग की साइज़ 8 बाइट्स है। तो देखो, यहाँ पर भी 64 बिट विंडोज़ ही है, यहाँ पर भी 64 बिट विंडोज़ ही है, पर यहाँ पर एक इसमें 4 बाइट्स आ रहा है साइज़ और एक इसमें 8 बाइट्स आ रहा है। तो अगर डेटा टाइप का जो साइज़ है वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता, तो ये डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर भी 64 बिट का ही आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर भी 64 बिट का ही आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी साइज़ में अलग अलग है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आधा सच है। तो कंपाइलर, अब यहाँ पर देखिए, इस 64 बिट में MSVC नाम का कंपाइलर है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस, या फिर, है ना, और GCC, इस केस में GCC कंपाइलर है। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो वो लॉन्ग की साइज़ 4 बाइट ही देगा। अगर हम GCC का कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो GCC का कंपाइलर हमें लॉन्ग की साइज़ 8 बाइट्स देगा। ठीक है, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अ, हमारा जो डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप का जो साइज़ है वो कंपाइलर पर डिपेंड करता है, कंपाइलर पर डिपेंड करता है। तो फिर इतने सारे डेटा टाइप्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? हम एक सिंपल एक डेटा टाइप बनाते इंट, और इसको ही देते 16 बाइट, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाती। या फिर ये इंट जो है, ये इंट को ही मैं 4 बाइट की जगह 8 बाइट कर लेता, या फिर 16 बाइट कर लेता है, तो इंट में ही पूरे वैल्यू स्टोर हो जाती। मुझे ये इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? मैंने इंट भी बनाया, फिर अनसाइन इंट भी बनाया, फिर शॉर्ट भी बनाया, अनसाइन शॉर्ट भी बनाया, इतने सारे डेटा टाइप्स मैंने क्यों बनाए? भाई एक ही इंट बनाओ, जब कंपाइलर के हाथ में है डेटा टाइप का साइज़ डिफाइन करना, तो एक ही डेटा टाइप बनाओ इंटीजर, और इसको ही कर दो 32 बाइट, सबसे बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा। तो इसमें कैच है, बात तो सही है, ऐसा हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कंपाइलर पे ही अगर साइज़ डिपेंड होती है, तो फिर आर्किटेक्चर का क्या मतलब, है ना? तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि आर्किटेक्चर पे भी डेटा टाइप का साइज़ डिपेंड करता है? तो इसके लिए ना एक इफ़िशियंसी वाली एक बात आती है। तो इफ़िशियंसी वाली टर्मिनोलॉजी को हम अभी समझते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैं 0 या फिर 1 लिखूँ, तो ये क्या है मेरा? ये मेरा बिट है। ये मेरा बिट है, मैं इसे बिट कहूँगा। ये भी एक मेरा क्या है? बिट है। तो अगर मैं ऐसे 8 बिट, ऐसे 8 बिट अगर मैं जोड़ूँ, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और ये 4। तो अगर मैं ये 8 बिट एक साथ जोड़ूँ, तो मेरा ये क्या बन जाएगा? मेरा ये बन जाएगा बाइट। मेरा ये बन जाएगा बाइट, मैं इसको बाइट कहूँगा।
तो हमारा आर्किटेक्चर 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, 32 बिट आर्किटेक्चर, यानी कि 32 बिट मतलब हमारा जो आर्किटेक्चर जो है वो एक साथ कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, एक साथ 32 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। ये है हमारा 8 बिट, ये है हमारा 8 बिट। ठीक है, तो ऐसे 32 बिट, तो हमारा प्रोसेसर 32 बिट को क्या कर सकता है, एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर मैं इंट की साइज, अगर कोई कंपाइलर इंट की साइज 8 बाइट रखता, ठीक है, 4 बाइट की जगह वो 8 बाइट रखता, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 32 बिट यानी कितने बाइट होते हैं। तो 32 बिट यानी होते हैं 4 बाइट। ठीक है, 32 बिट यानी कितने होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं, क्योंकि 8 बिट यानी कि एक बाइट, तो 8 इंटू 4 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 32 मतलब होता है 4 बाइट। तो अगर इंटीजर 8 बाइट का होता और ये 8 बाइट का इंटीजर अगर मैं 32 बिट के सिस्टम पर अगर मैं रन करता, तो 32 बिट को क्या करना पड़ता पता है, 32 बिट आर्किटेक्चर क्या करता, इस 8 बाइट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेता, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, और ये होता 4 बाइट और ये होता 4 बाइट। तो ये 32 बिट आर्किटेक्चर क्या करता है, 32 बिट आर्किटेक्चर पहले इस बाइट को मतलब पर एग्जीक्यूट करता और फिर इस बाइट को एग्जीक्यूट करता। ठीक है, तो ऐसे करके वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में वो इस 8 बाइट को प्रोसेस करता। तो इस आर्किटेक्चर को डबल मेहनत लगी। ठीक है, डबल मेहनत लगी, उसको डबल काम करना पड़ा। लेकिन वही 64 बिट आर्किटेक्चर जो है हमारा, 64 बिट आर्किटेक्चर मतलब 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट। तो इंट अगर 64 बिट आर्किटेक्चर में 8 बाइट का होता, तो ये अ, तो हमारा जो इंट डेटा टाइप है वो एक साथ ये प्रोसेस कर पाएगा, है ना, क्योंकि 64 बिट मतलब 8 बाइट होता है। तो इसका मतलब क्या है, 64 बिट आर्किटेक्चर एक साथ 8 बाइट को प्रोसेस करता है, एक साथ 64 बिट को प्रोसेस करता है। तो अगर 64 बिट में अगर मैं इंट डेटा टाइप को एग्जीक्यूट करूं, अगर इंट डेटा टाइप 8 बाइट का होता, तो अगर मैं इंट डेटा टाइप को 64 बिट में एग्जीक्यूट करूं, 64 बिट आर्किटेक्चर में, तो ये आर्किटेक्चर एक ही बारी में मेरा ये काम कर देगा। पर 32 बिट में ये काम करने के लिए इसे कितने आधे आधे मतलब दो बार उसको एक ही काम करना पड़ता है ना। तो इसको इसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। ये एक ही बार में पूरा काम करेगा और ये यही काम करने के लिए ये ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि 2 बार करेगा, एक ही काम ये 2 बार करेगा आधे आधे टुकड़ों में। तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मान लीजिए अभी मतलब अभी चल रहा है 2025, तो अभी भी कई सारे लोग, कई सारे कंपनीज में 32 बिट का ही आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं और कई सारी कंपनियां 64 बिट आर्किटेक्चर यूज़ करती हैं। तो अगर इंट को 8 बाइट कर लिया जाता, या फिर आप कहिए 16 बाइट कर लिया जाता, या फिर आप कहिए 32 बाइट कर लिया जाता, तो यहाँ पर प्रो सीपीयू की जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाती है ना। अब ये जो 64 बिट है, ये 64 बिट 8 बाइट को तो प्रोसेस कर लेगा, लेकिन इससे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे असर होता। अगर यही प्रोग्राम, जो प्रोग्राम 64 बिट पर बना है, वो सेम प्रोग्राम अगर 32 बिट पर बनेगा, मतलब 32 बिट पर अगर वो रन होने की कोशिश करेगा, तो इससे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे इश्यू होगा। तो अगर ये अगर एक प्रोग्राम जिसमें इंट 8 बाइट का होता, तो अगर वो प्रोग्राम 5 मिनट्स ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो यही सेम प्रोग्राम 32 बिट पे कितना 10 मिनट्स लेता, क्योंकि इसको एक ही काम 2 बार करना पड़ रहा है ना, है कि नहीं। अगर 16 बाइट का इंट होता तो इसके ऊपर इफिशियंसी का लोड पड़ता, मतलब इसको अगर 64 बिट आर्किटेक्चर पे अगर इंट 16 बाइट का होता, तो इसको भी 2 बार काम करना पड़ता,
और इसको 4 बार काम करना पड़ता। तो और और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए अगर इंट 8 बाइट का है, ठीक है, अगर मान लीजिए इंट 8 बाइट का है यानी कि 32 बिट का अगर इंटीजर बना लेते, तो अगर किसी प्रोग्रामर को सिर्फ 2 ही बिट चाहिए या फिर किसी प्रोग्रामर को 3 ही बिट का यूज़ है, तो बाकी के बिट तो वेस्टेज गए ना। तो इससे मेमोरी का भी वेस्टेज होता, ठीक है, इससे मेमोरी का भी यानी कि स्टोरेज का भी वेस्टेज होता। तो इसी प्रकार से एक कन्वेंशन रखा गया, एक रूल रखा गया। वो रूल क्या है? वो रूल कुछ ऐसा है कि एक शॉर्ट जो डेटा टाइप है, एक शॉर्ट डेटा टाइप से बड़ा होता है इंट डेटा टाइप, या फिर बराबर भी हो सकता है। इंट से बड़ा या बराबर होता है लॉन्ग, और लॉन्ग से बड़ा या बराबर होता है लॉन्ग लॉन्ग। यानी कि अगर किसी प्रोग्रामर को सबसे छोटा छोटे डिजिट स्टोर करना है, जैसे कि किसी प्रोग्रामर को मान लीजिए इस रेंज तक का ही काम है, किसी प्रोग्रामर को इस रेंज तक का ही काम है, तो वो इंट डेटा टाइप नहीं बनाएगा, वो शॉर्ट डेटा टाइप बनाएगा। किसी प्रोग्रामर को अगर इस रेंज तक का काम है, तो वो फिर इंट डेटा टाइप बनाएगा, है ना। तो ये ये एक ऐसा रूल बना दिया कि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डेटा टाइप हम बनाएंगे, कोई डेटा टाइप हम क्रिएट करेंगे, कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो अगर हाँ, अगर कोई हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो इस डेटा टाइप का हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अपने सिचुएशन के हिसाब से। तो थोड़ा सा वर्सेटाइल हो गया कोड, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया कोड, और मेमोरी की भी बचत हो गई। तो ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की एनसी कमेटी ने मतलब मेंटेन करती है। ये रूल एनसी कमेटी ने बनाया है ना। तो इस रूल को हर कोई जीसीसी मतलब हर कोई कंपाइलर बनाने वाली कंपनी फॉलो करती है। तो कंपाइलर बनाने वाली कंपनी कुछ भी रख सकती है ना। अब इंट का साइज वो 128 बाइट भी रख सकती है, लेकिन ये इफिशिएंट नहीं होता, सीपीयू पे लोड पड़ता। तो सीपीयू की इफिशियंसी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, सीपीयू की इफिशियंसी, इस सब का ध्यान रखते हुए हम डेटा टाइप की साइज को डिफाइन करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर का अगर आर्किटेक्चर, मान लीजिए कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 128 बिट का होता, ठीक है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 128 बिट का होता, तो कंपाइलर बनाने वाली कंपनी इंट डेटा टाइप को 16 बाइट रख सकती थी, है ना, 16 बाइट रख सकती थी। लेकिन कम क्योंकि 16 बाइट को ये एक साथ प्रोसेस करने की ताकत रखता है 128 बिट का आर्किटेक्चर। लेकिन अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम अभी 64 बिट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो 16 बाइट को अगर प्रोसेस करना है इस आर्किटेक्चर पर, तो इसको ज़्यादा मेहनत लगेगी कंपेरेटिवली इसके, तो ये कम इफिशिएंट हुआ। तो हम ये तो देखा जाए तो एक प्रकार से सही भी है कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से ही हम इंटी डेटा टाइप का साइज डिफाइन होता है। पर ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि आर्किटेक्चर के हिसाब से डिफाइन तो होता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि सीपीयू की इफिशियंसी की भी बात आती है, और आंसी कमेटी ने जो हायरार्की हमें दी है, इस हायरार्की की भी बात आती है। तो ये सारे चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो तो अब मोटा मोटा अगर हम समझे, तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो एक एक बैकबोन आप कह सकते हो, एक बैकबोन है। और डेटा टाइप का साइज कौन डिफाइन करता है? कंपाइलर डिफाइन करता है। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि डेटा टाइप का साइज कौन डिफाइन करता है, तो आप कहोगे डेटा टाइप का साइज जो है वो कंपाइलर डिसाइड करता है, वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 4 बाइट्स होता है, यहाँ पर 4 बाइट्स है, और यहाँ पर 8 बाइट्स है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर चेंज हुआ है। तो डेटा टाइप का साइज जो है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करता है। और का
और आप ऐसा भी कह सकते हो कि कुछ हद तक ये आर्किटेक्चर पर भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, कंपाइलर और आर्किटेक्चर ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है। तो डेटा टाइप का साइज जो है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करता है, यानी कंपाइलर डिसाइड करता है कि डेटा टाइप का साइज क्या होना चाहिए। और ये आर्किटेक्चर पे भी, आर्किटेक्चर के हिसाब से कंपाइलर अपना डेटा टाइप का साइज डिसाइड करता है। तो ये, अगर आप ऐसा भी कहोगे तो, अगर आपने ऐसा भी कहा कि आर्किटेक्चर के हिसाब से डेटा टाइप का साइज डिसाइड होता है, तो ये भी सही है। अगर आपने ऐसा भी कहा कि कंपाइलर डेटा टाइप का साइज डिसाइड करता है, तो वो भी सही है। दोनों भी बातें सही है अगर एक तरह से हम देखा जाए तो। लेकिन आपको इसकी इंटरनल प्रोसेस ध्यान में आ गई तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। अब इस पार्ट 1 में हमने क्या सीखा? इस पार्ट 1 में हमने सीखा कि यूनिट क्या होते हैं ना, साइज को मेजर करने के यूनिट। किसकी साइज? स्टोरेज साइज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। स्टोरेज, स्टोरेज साइज को, अगर स्टोरेज साइज को मुझे मेजर करना है तो मैं किस यूनिट, किस यूनिट को यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा बिट को, बाइट को, है ना। मैं वर्ड होता है, वर्ड एक, तो इन निबल होता है। तो ये सारे मेरे क्या है? यूनिट है। ये यूनिट किसके काम आते हैं? ये स्टोरेज साइज को मेजर करने के काम आते हैं। हमने सीखा कि बिट किसे बोलते हैं। बिट, अगर कोई एक वैल्यू है, एक नंबर है, तो हम उसे बिट बोलते हैं, जैसे कि 0 और 1, है ना। 0 और 1 के अलावा अगर कोई नंबर आता है जैसे कि 2 3, तो हम इसे बिट नहीं बोलेंगे। बिट सिर्फ 0 और 1 में ही डिफाइन होता है। और हमने ये भी सीखा कि 0 और 1 कंप्यूटर को क्यों समझ में आती है। कंप्यूटर कोई दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं समझ सकता, वो सिर्फ क्यों बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझ सकता है, ये भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि कितने बिट्स मिलकर एक बाइट बनता है। तो 8 बिट अगर हम एक साथ जोड़ें तो बाइट बनता है, और 4 बिट अगर हम एक साथ जोड़े तो वो निबल बनता है। उसके बाद हमने ये देखा कि स्टोरेज, मतलब स्टोरेज साइज क्या 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 होते हैं, जैसे कि प्रत्येक, अगर डेटा टाइप के हिसाब से, जैसे कि इंट डेटा टाइप 4 बाइट का होता है, और लॉन्ग डेटा टाइप 4 बाइट का होता है ना। हमने ये भी देखा कि कौन सा डेटा टाइप कितने साइज का होता है। और हमने ये भी देखा कि ये जो साइज होते हैं, ये डेटा टाइप का साइज कौन तय करता है? ये डेटा टाइप का साइज कंपाइलर तय करता है। डेटा टाइप का साइज कितना होना चाहिए ये डिसाइड करने का पूरा पूरा हक कंपाइलर को है। पर वो आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए, ताकि उसकी इफिशिएंसी कम ना हो, तो इसको नज़र रखते हुए वो डेटा टाइप का साइज डिफाइन करता है। तो ये था पार्ट 1। अब ये था पार्ट 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे रेंज रोटेशन के बारे में, जो कि अभी हमने, मैंने नोट्स नहीं बनाया है इसके। तो जब मैं इसके नोट्स बना लूँगा तब मैं एक वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो अब हम सीखेंगे रेंज रोटेशन इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा इस वीडियो का पार्ट 2। तो रेंज रोटेशन में हम सीखेंगे कि अगर क्या होगा कि एक वैल्यू जो है वो अपना रेंज एक्सीड कर जाए। जैसे कि यहाँ पर रेंज है -3 टू 7 6 8 से लेकर 3 टू 7 6 7 तक। तो अगर क्या हो जाए कि मैं अगर इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाऊँ, और इस रेंज के ऊपर मैं कोई वैल्यू स्टोर करूँ, तो फिर क्या होगा? तो उस कंसेप्ट को कहते हैं रेंज रोटेशन। जैसे कि अगर मैं इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जो कि 4 बाइट का, तो 4 बाइट में पॉजिटिव में इतने नंबर ही स्टोर हो सकते हैं और नेगेटिव में इतने नंबर ही स्टोर हो सकते हैं। पर अगर मैं इस नंबर से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो अगर मैं यहाँ पर 8 करूँ, तो फिर क्या होगा? तो क्या मेरा इंट वेरिएबल इस साइज को संभाल पाएगा या फिर नहीं संभाल पाएगा? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो बने रहिए हमारे इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ के साथ। थैंक यू।